हेलो एस्पिरेंट्स, हेलो बच्चों, हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली। पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोगों ने केमिकल पीरियोडिक टेबल या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड इट्स पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। आप लोगों को मैंने समझाया था कि कौन से पीरियड में कितने एलिमेंट्स रहेंगे एंड क्यों रहेंगे। हम लोगों ने ब्लॉक्स के बारे में भी समझा था। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, सो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है चिरंजीत चौधरी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रसायन शास्त्री में। जैसे कि हम लोगों का लोगो है, आप फ्री में पढ़िए, दूसरों को भी पढ़ाइए और समझाइए। चलिए शुरू करते हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, सबसे पहले देखते हैं कौन कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हम लोगों को पढ़नी है। हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना है एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई, इस एटॉमिक रेडियाई में फिर फर्दर हम लोग पढ़ेंगे आयोनिक रेडियाई। आज हम लोग बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे। उसके बाद इसमें भी एक आपका मेटालिक रेडियाई भी आएगा, ठीक है। फिर आपका कोवलेंट रेडियाई भी आएगा। सेकंड जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो रहेगी आपका आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी ये पढ़ेंगे आज। थर्ड जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो रहेगी आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फोर्थ जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो आपकी रहेगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके साथ ये सब समझने के बाद मैं एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको बताऊंगा, जो कि शायद आप सिंपल एनसीईआरटी में भी लिखा है। एक दो पैराग्राफ के बारे में लिखा है, थोड़ा डिटेल में बताऊंगा क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं। मेटालिक प्रॉपर्टी, मेटालिक प्रॉपर्टीज, ये 4-5 चीज़ें आज हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे। बने रहिए रसायन शास्त्री के साथ। सबसे पहले हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में देखेंगे। अभी हम लोगों ने ये जो ब्लॉक्स पढ़ा था, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, उसी में मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा। जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं एस ब्लॉक में, कुछ रहते हैं पी ब्लॉक में, कुछ डी में, कुछ एफ में एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। सो अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर से इतना नॉलेज तो मिल चुका है कि आपका जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में है। आप एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते हो इलेक्ट्रॉन्स की, बट आप ये तो प्रोबेबिलिटी बता सकते हो, डेंसिटी बता सकते हो, क्लाउड के बारे में बता सकते हो। तो एस ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से रहता है, फिर पी ऑर्बिटल है, फिर डी है, फिर एफ है, इस तरीके से ऑर्बिटल्स रहते हैं। तो देखा गया है कि जो एस ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस के काफ़ी क्लोज रहता है। सो द एक्चुअल टर्म इज एस ऑर्बिटल इज पेनेट्रेटेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। दैट मीन्स S orbital is experiencing the highest amount of electrostatic force of attraction from the nucleus. So S orbital का penetration, S orbital has maximum penetration power. Maximum penetration power का मतलब है कि वो न्यूक्लियस के काफ़ी क्लोज जा सकता है। इसका मतलब ये है S, अगर कोई इलेक्ट्रॉन S ऑर्बिटल में है, एस ऑर्बिटल में है, इसका मतलब उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाईएस्ट है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस इज हाईएस्ट। हम लोग जो वर्ड है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस इज मैक्सिमम, हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्ड यूज नहीं करेंगे। वी विल रिप्लेस दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्ड बाय द वर्ड कॉल्ड एज न्यूक्लियर चार्ज। सो न्यूक्लियर चार्ज इज नथिंग बट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स। तो न्यूक्लियर चार्ज, this is the actual term, and since you know that nuclear charge is nothing but your atomic number, ये मैंने आप लोगों को एटॉमिक में समझाया था, nothing but your number of protons which is equal to number of electrons। यही होता है आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए। इसका अभी एक चीज़ और आप ध्यान में देखो, जैसे जैसे आप हेवियर एलिमेंट्स की तरफ बढ़ते चले गए, बीच में पहले न्यूक्लियस, फिर इनर ऑर्बिटल्स, इनर इलेक्ट्रॉन्स, फिर लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसमें भी ये एस पी डी एफ। अब एक ध्यान से समझो, अगर मेरा इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में है सो वो न्यूक्लियस के काफ़ी क्लोज है। पी ऑर्बिटल में है वो एस से थोड़ा दूर है लेकिन डी और एफ से काफ़ी क्लोज है। सो पेनेट्रेशन पावर से अगर एस पी डी एफ को सजाया जाए, सो पेनेट्रेशन पावर से अगर सजाया तो पेनेट्रेशन किसका सबसे ज़्यादा होता है, पेनेट्रेशन पावर किसका सबसे ज़्यादा होता है टुवर्ड्स न्यूक्लियस इज एस ऑर्बिटल, ग्रेटर देन पी ऑर्बिटल, ग्रेटर देन डी ऑर्बिटल, ग्रेटर देन एफ ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल का पेनेट्रेशन पावर सबसे कम है। नाउ अभी एक टर्म नया उठ के आता है, व्हाट इज कॉल्ड एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज।
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसे कहते हैं? आप ये सोच रहे हो कि मैं एटॉमिक रेडियाई पढ़ाने वाला था, मैं ये कहाँ घुस गया। अगर हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और न्यूक्लियर चार्ज को नहीं समझेंगे तो हम लोग कुछ भी, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और न्यूक्लियर चार्ज इज द सच इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट कैन इजीली एक्सप्लेन ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज। आपको समझना, आपको रट्टा मारना नहीं है, गर्मी बहुत है। सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसे बोल रहे हैं? अभी क्या है, जैसे जैसे आप हेवियर एलिमेंट्स की तरफ बढ़ते चले गए, हेवियर एलिमेंट्स की तरफ बढ़ते चले गए, एटॉमिक नंबर बढ़ता गया, इलेक्ट्रॉन नंबर बढ़ता गया, कॉन्फिगरेशन बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते इनर, अभी क्या हो रहा है, इनर इलेक्ट्रॉन्स आते गए, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ऑर्बिटल एलिमेंट बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। सो ये सब इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है, दिस इज योर वैलेंस शेल, ये आपका वैलेंस शेल है। अब आपको क्या लगता है कि जो फर्स्ट ऑर्बिटल है, या ये जो ऑर्बिट है, या ये जो प्रिंसिपल जो आपका शेल है, ये जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेगा, जो वैलेंस ऑर्बिटल है वो कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेगा। दैट मीन्स इनर इलेक्ट्रॉन्स आर शील्डिंग और स्क्रीनिंग और शील्डिंग द outermost इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन शील्ड कर रहे हैं। शील्ड करने का मतलब है न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए था बहुत ज़्यादा, वो उतना है नहीं। लेट इट टेक अ सिंपल एग्जाम्पल। सपोज मेरे पास है हाइड्रोजन, इसमें एक ही प्रोटॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। सो ये हो गया आपका न्यूक्लियस सेंटर में एक प्रोटॉन और बाहर एक इलेक्ट्रॉन हो गया। सो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यही है, कोई इनसाइडर है ही नहीं जो आपको शील्ड करेगा। नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल ऑफ बेरिलियम। बेरिलियम में 4 होता है, 1s2 2s2, ये बीच में न्यूक्लियस हो गया, फिर एक ऑर्बिट, फिर एक ऑर्बिट, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है। सो ये 1s है, ये 2s है। दिस 1s ऑर्बिटल और 1s इलेक्ट्रॉन विल, इसका एटॉमिक नंबर 4 है, इसका एटॉमिक नंबर 1 था। सो इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज इसके लिए 1 ही रहेगा। बेरिलियम के केस में न्यूक्लियर चार्ज तो 4 होना चाहिए, लेकिन इनर इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो है उनका न्यूक्लियर चार्ज को कम कर देंगे। दैट मीन्स बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियर चार्ज experience by the outermost electron is slow. Thus another term here arises called as effective nuclear charge. अगर मेरा ऑडियंस ग्रेजुएशन कर रहा है या फिर अगर नीट में है तो आप लोगों को कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट इफ यू वांट टू नो हाउ द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज कैलकुलेटेड, देन अनदर रूल इज कॉल्ड स्लेटर्स रूल। ठीक है, स्लेटर्स रूल से आपको कैलकुलेट करना है। मैं स्लेटर्स रूल के ऊपर एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा बाद में, पहले हम लोग पीरियड टेबल पूरा पढ़ लेते हैं। सो ये इफेक्टिव न्यूक्लियर, सो इनर ऑर्बिटल होने की वजह से आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स इनर इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स है उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का कम हो जाता है, एंड दिस इज नथिंग बट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एक्चुअल से कम हो जाना। ये हो गया। अब आप ध्यान से सोचो, अगर आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इसका मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ने होल्ड टाइटली पकड़ के रखा है, तो साइज छोटा होगा। अगर मान लो न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है, इसका मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ने पकड़ के नहीं रखा या पकड़ के रखा, वो फोर्स कम है, इसका मतलब साइज वो दूर जा सकता है, साइज बड़ा होगा। साइज इज रिलेटेड विद न्यूक्लियर चार्ज। अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो आप आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं कर पाओगे, अगर न्यूक्लियर चार्ज कम है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को आप इजीली रिलीज कर पाओगे। ठीक है, अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो अगर इलेक्ट्रॉन बाहर से आएगा, कहीं दूसरी तरफ से आ रहा है, तो वो पकड़ के रखेगा उसको न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियर चार्ज कम है तो बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन अगर आप ऐड कर रहे हो तो उसको पकड़ के नहीं रख पाएगा। यही तो है कॉन्सेप्ट। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर रेडियाई।
by the knowledge of Heisenberg uncertainty principle, we now know that we cannot calculate the exact location. What we can do, we can actually define the इलेक्ट्रॉन क्लाउड. इसका मतलब आप एक्चुअल रेडियस नहीं बता सकते किसी भी एलिमेंट का. आप क्या बता सकते हो, आप बता सकते हो इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बारे में. साइंटिस्ट ने बेवकूफ़ तो नहीं है ना कि भाई आप, लेकिन हमको तो एक्चुअल चाहिए. सुनो ने बोला ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है. अगर आपका कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल अगर आपके पास है, फॉर एग्जांपल Cl2 मॉलिक्यूल है, इसका अगर आपका एटॉमिक रेडियस देखना है तो सिंपल है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये इसका जो अगर इसका अगर मान लो x पिकोमीटर होता है डिस्टेंस, इसका आधा कर दो, क्लोरीन का एटॉमिक कोवेलेंट रेडियस आ गया x/2 ppm पिकोमीटर. ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए आप. इसका मतलब यू कैन नॉट डिफाइन और कैलकुलेट और एस्टिमेट द atomic radii of the element. What you can do, if that element forms any kind of bond, for example your chlorine type of atoms form a covalent bond, then you can get the covalent radii. उसको आधा कर दोगे, उसका atomic covalent radii आ जाएगा. अगर आपका कोई मेटल है, तो मेटल ने क्लस्टर बनाया हुआ है, उस मेटल के क्लस्टर में अगर दो अलग अलग मेटल्स के बीच का जो न्यूक्लियस का डिस्टेंस है उसका आधा कर दोगे इंटरडिस्टेंस को, यू विल गेट द मेटालिक रेडियस. अगर आपका कोई आयोनिक सॉलिड है, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड का सॉलिड है, सोडियम क्लोराइड के सॉलिड के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में सोडियम और क्लोरीन के बीच का डिस्टेंस को अगर आधा कर दोगे, सो यू विल बी गेटिंग द आयनिक रेडियस ऑफ सोडियम, और क्लोराइड का आयनिक रेडियस आपको मिलेगा. इसका मतलब आप एटॉमिक आयनिक रेडियाई, कोवेलेंट रेडियाई, उसके बाद आपका हो गया मेटालिक रेडियाई, ये सब टर्म्स को कंफ्यूज ना करके हम लोग सिंपल टर्म ले रहे हैं एटॉमिक रेडियाई. ठीक है दोस्तों, अभी अब आप समझो, अब एटॉमिक रेडियाई के बारे में समझते हैं कि भाई अभी हम लोग को देखना है कि जो पूरे पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम, ये जो चीज़ है टॉप टू बॉटम, ये जो चीज़ है इसमें आपका क्लासिफिकेशन किस तरीके से हो रहा है वो देखना है हम लोगों को. सो देखते हैं. बोल रहा है अगर आप अलोंग द वेरिएशन देखते हैं ना, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई, इफ यू आर मूविंग अलोंग द पीरियड, सो क्या होगा. अब आप ध्यान से समझो, व्हेन वी आर मूविंग अलोंग द पीरियड में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिमेन सेम. Along the period, principal quantum number remains same. What is increasing? The valence electron is increasing. So, principal quantum number remains same. Only valence electrons are increasing. अगर वो हो रहा है, इसका मतलब क्या है, कोई नया शेल ऐड नहीं हो रहा है, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पड़ रहा है, मतलब नया शेल ऐड नहीं हो रहा है. लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट, एक ध्यान से चीज़ समझो आप, कोई नया शेल ऐड नहीं हो रहा है. नया शेल ऐड नहीं होने का क्या मतलब है, मतलब जो मेरा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में एटॉमिक नंबर तो बढ़ता चला गया, कोई अंदर शेल ऐड नहीं हुआ, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है. सो अलोंग द पीरियोडिक टेबल में, अलोंग द पीरियड, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग, बट ओनली अ गिवन पर्टिकुलर क्वांटम नंबर, गिवन पीरियड. इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स मतलब आपका प्रोटॉन्स बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है मतलब प्रोटॉन बढ़ रहा है. सो इफेक्टिव न्यूक्लियर बढ़ रहा है. अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर बढ़ रहा है, इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मेरा न्यूक्लियस टाइटली होल्ड करके पकड़ा हुआ है. इसका मतलब जब व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग, दस रेडियाई क्या होगा आपका, डिक्रीज करेगा. चार्ज अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर बढ़ रहा है मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन, बिटवीन द इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजिंग. पास आता गया, तो रेडियाई छोटा होता गया. सो अलोंग द पीरियड रेडियाई इज डिक्रीजिंग. व्हाट अबाउट टॉप टू बॉटम?
अब अगर आप टॉप टू बॉटम देखोगे, टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सिंस फ्रॉम टॉप टू बॉटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज इंक्रीजिंग, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम। फॉर एग्जांपल एस ब्लॉक एलिमेंट में, अल्कलाइन एलिमेंट में NS1 सब जगह एक एक इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन इनर इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग। फॉर एग्जांपल व्हेन वी मूव, अगर मैं लिखता हूँ लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, अगर आप टॉप टू बॉटम देखोगे सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें हो गया आपका 2s1, ये होगा 3s1, ये 4s1, ये 5s1, ये 6s1। s1 तो है बट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या, इनर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या, इनर इलेक्ट्रॉन्स विल एक्ट एज अ शील्ड between the nucleus and the outermost electron. Suppose this mic is your electron, this is my nucleus, this is my outermost electron, so ये तो shield करेगा ना इसको, that means effective nuclear charge is decreasing. So top to bottom Z effective nuclear charge decreasing. So अगर effective nuclear charge decrease कर रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल मतलब ये है साइज इंक्रीज करेगा, क्योंकि मेरे लास्ट का इलेक्ट्रॉन को पकड़ के नहीं रख पाएगा आपका न्यूक्लियस, सो साइज इंक्रीजेज. So we get the variation along the period, along the period effective nuclear charge is increasing, so atomic radii decreasing. ठीक है, टॉप टू बॉटम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज डिक्रीजिंग, सो atomic radii is increasing. ठीक है फ्रेंड्स, सो अगर मैं लिथियम सोडियम पढ़ाने अगर सजाऊंगा, लिथियम का साइज छोटा होगा, सोडियम का बड़ा होगा, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम सबसे बड़ा सीजियम होगा. अलॉन्ग द पीरियड सबसे बड़े होते हैं अल्कलाइन मेटल्स, उसके बाद सबसे छोटे होते हैं हैलोजेंस. हैलोजेंस के बाद होता है अच्छा नोबेल एलिमेंट्स जो होते हैं, जो ग्रुप 18 जो है उसके एलिमेंट्स नोबेल एलिमेंट्स बोलते हैं. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द रेडियाई ऑफ नोबेल गैस. वाई, आप मुझे एक्सप्लेन करो, मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो करके बताओ या मेरे यूट्यूब चैनल पे आप कमेंट करके बताओ कि भाई हमारा इसका हम क्यों नहीं निकाल सकते हैं. मैंने अभी इसको एक्सप्लेन भी किया है. नाउ सो यू गेट द वेरिएशन ऑफ दिस. नाउ चलते हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम समझ गए. अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ, ठीक है, ग्राफ किस तरीके से प्लॉट करते हैं. सपोज इधर मेरा एलिमेंट्स है, इधर मेरे एलिमेंट्स है, ये मेरा रेडियाई हो गया. ठीक है, सो मैं अलॉन्ग द पीरियड अगर कर रहा हूं, अलॉन्ग द पीरियड कर रहा हूं, सबसे बड़ा कौन, सबसे ज्यादा बड़ा रेडियस किसका है, अल्कली मेटल्स का. ऐसे रहेगा, अल्कली मेटल्स का रेडियस सबसे ज्यादा और सबसे छोटे कौन, हैलोजेंस. ठीक है फ्रेंड्स, अगर अलॉन्ग द ग्रुप किया जा रहा है, यह आपका रेडियाई हो गया, ये एलिमेंट्स हो गए. अलॉन्ग द ग्रुप किया जा रहा है, सबसे छोटा कौन होगा, उस ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट. फॉर एग्जांपल अगर लिथियम सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इस तरीके से, सो ये बढ़ जाएंगे. तो आप समझ चुके हो. नाउ साइज को समझना बहुत ज़रूरी है. अगर आप साइज को नहीं समझ पाए तो आप आयनाइजेशन एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाओगे. जिसका जितना ज़्यादा बड़ा साइज रहेगा, इसका मतलब है उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को उतना टाइट, उतना लूजली होल्ड किया है तो रिमूवल इजी हो जाएगा. जिसका जितना छोटा साइज रहेगा, इसका ये मतलब है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा है तो रिमूवल बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. तो लार्जर द साइज इजियर टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, स्मॉलर द, लिख देता हूँ आपके लिए इजी हो जाएगा, लार्जर द रेडाई easier to remove electron, smaller the radii difficult to remove electrons. Now let's proceed to another important, very important
अदर वेरी इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल पीरियोडिक फिजिकल प्रॉपर्टी आयनाइजेशन एनर्जी. What is ionization energy? Ionization is defined as amount of energy released when isolated when isolated atom releases the electron. मतलब जब किसी आइसोलेटेड एटॉमिक स्पीशीज से, आइसोलेटेड मतलब बोला जा रहा है गैसियस फॉर्म होना चाहिए. गैसियस फॉर्म में कोई फर्दर फोर्सेस काम नहीं करते हैं. गैसियस स्पीशीज से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा रहे हो तो बनता क्या है, X प्लस. दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन एनर्जी. अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, इतना हमको एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है. दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी नीड टू बी सप्लाइड. सो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द एक्चुअल टर्म इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड. मैं रिलीज लिखा यहाँ पर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड. सो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटॉमिक स्पीसीज. दिस इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी. सो अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी. अगर मान लो X प्लस से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो बन गया आपका X2 प्लस. दिस इज कॉल्ड सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी. अगर कोई भी वर्ड नहीं लिखा है आयनाइजेशन फर्स्ट सेकेंड के बारे में तो आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में ही सोचना है. नाउ X से X प्लस बना. अब आप मुझे बताओ एटॉमिक रेडियस बढ़ा या कमा. अब सोचो, आपके पास X था, उसके ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज काम कर रहा था. एक इलेक्ट्रॉन आपने रिलीज कर दिया, बट प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इज सेम. दैट मीन्स एटॉमिक नंबर रिमेन द सेम. दैट मीन्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द outermost इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस इन पॉजिटिवली चार्ज इज वेरी हाई. सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा है, is high. So the size of X plus is smaller than X. So cations जो होते हैं वो अपने एटॉमिक पेरेंट से छोटे होते हैं. एनायंस जो होते हैं वो अपने एटॉमिक पेरेंट से बड़े होते हैं. क्यों बड़े होते हैं? क्योंकि उसमें जेड इफेक्टिव कम हो जाता है. अगर आपने किसी एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, जेड इफेक्टिव बढ़ गया. क्यों जेड इफेक्टिव बढ़ गया? क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम रहा है, प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई अभी इस तरीके से, इसलिए वो जेड इफेक्टिव आपका बढ़ गया है. अगर आपने इलेक्ट्रॉन बाहर से ऐड किया, सो जो पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था अब उसको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को खींचना पड़ेगा, तो जेड इफेक्टिव कम हो गया. सिंपल है. सो अभी देखते हैं अलॉन्ग द पीरियड. ये मेरा पीरियड हो गया, ये मेरे ग्रुप हो गए. ये पीरियड है, ग्रुप हो गए. अलॉन्ग द पीरियड एंड अलॉन्ग द ग्रुप्स मेरा आयनाइजेशन कैसे काम करता है अभी हमने समझा. अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, साइज डिक्रीज हो रहा है. साइज डिक्रीज होने का क्या क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है. इफेक्टिव न्यूक्लियर डिक्रीज हो रहा है क्या मतलब है? जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वो ज़्यादा हो रहा है, मतलब रिमूवल ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिकम्स मोर एंड मोर डिफिकल्ट. सो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजिंग अलॉन्ग द पीरियड. टॉप टू बॉटम अगर आप उतर रहे हो, टॉप टू बॉटम अगर आप उतर रहे हो तो अभी आपका एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा था? एटॉमिक रेडियस आपका बढ़ रहा था. क्यों बढ़ रहा था? क्योंकि आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा था. इसका मतलब अगर आप टॉप टू बॉटम जाते हो, लिथियम से लेकर आप सीजियम तक जाते हो, इसका मतलब है क्या? जो न्यूक्लियस ने आउटर मोस्ट एटम को होल्ड करके रखा था उसका टेंडेंसी टॉप टू बॉटम कम हो रहा है. जेड इफेक्टिव इज डिक्रीजिंग, एटॉमिक रेडियस इज इंक्रीजिंग. दैट्स व्हाई आयनाइजेशन एनर्जी is decreasing along the top to bottom. That means it is very easy to remove the electron from potassium as compared to lithium. It is very easy to remove the electron from francium as compared to potassium. ठीक है फ्रेंड्स, तो आप समझ गए. यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिकी पोर्शन पूछा जाता है. बोल रहा है बोरॉन, बेरिलियम एंड बोरॉन. वैसे तो बेरिलियम पहले अलॉन्ग द पीरियड पहले बेरिलियम है फिर बोरॉन है.
सो होना ये चाहिए था कि द आयनाइजेशन एज पर कॉन्सेप्ट बेरिलियम का आयनाइजेशन इट शुड बी, ऐसा होना चाहिए था। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम शुड ग्रेटर देन बोरॉन। क्या हो रहा है, अभी हमने पढ़ा यहाँ से यहाँ तक आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है। सो बेरिलियम शुड स्मॉलर देन बोरॉन होना चाहिए था, बट ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन बोरॉन। क्यों, पढ़ते हैं थोड़ा। एवरीथिंग इज रिलेटेड विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कहीं भी कुछ अगर समझ में नहीं आता है ना, इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन लिख डालो, समझ में आ जाएगा। बेरिलियम में कितने होते हैं, 4। बोरॉन में कितने होते हैं, 5। 1s2 2s2। बोरॉन 1s2 2s2 2p1। और आपको बेरिलियम से बेरिलियम प्लस बनाना है और बोरॉन से बोरॉन प्लस बनाना है। सो फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बेरिलियम वी नीड टू डिस्टर्ब दिस कॉम्प्लीटली फिल्ड एस ऑर्बिटल, और बोरॉन से सिंगल पी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। अभी हमने पढ़ा एस ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन ज़्यादा होता है पी ऑर्बिटल से, इट मीन्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एस ऑर्बिटल इज वेरी हाई एज कंपेयर टू पी ऑर्बिटल। दैट्स वाई द बेरिलियम हैज़ हाइयर आयनाइजेशन एनर्जी एज कंपेयर टू बोरॉन। क्या कॉन्सेप्ट था, एस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो न्यूक्लियस से काफ़ी क्लोज है, मतलब न्यूक्लियस भाई साहब उसको बहुत पसंद करते हैं, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूवल बहुत डिफिकल्ट है, तो ज़्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी एनर्जी। बेरिलियम में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन वो पी में है, पी को न्यूक्लियस जो थोड़ा कम पसंद करते हैं एस के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब पी से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ईजी है, इसका मतलब उसके लिए एनर्जी कम है, ये तो रीज़न था, सिंपल है। सो लिख देता हूँ, अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove the electron from s orbital is higher as compared to the removal of electron from p orbital। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एक और यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, वो क्या बोलता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में बोल रहा है इधर से इधर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए थी, सो नाइट्रोजन की कम होनी चाहिए थी और ऑक्सीजन ज़्यादा होनी चाहिए, बट रियलिटी में नाइट्रोजन की ज़्यादा है। फिर से चले आओ मेरे सिंपल फार्मूले, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखो। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या 7 होता है, सो 1s2 2s2 2p3। इसको अगर आप वैलेंस वाले को ऐसे अगर ब्रेक करके लिखोगे तो ईजी समझ में आएगा। देखो मेरे लिखने का तरीका क्या है, इस तरह से लिखते हैं। ऑक्सीजन में होते हैं 8, 1s2 2s2 2p4। सॉरी 2p3 था ना, तो ये ऐसे हो गया ना, ये 2p4 ऐसे हो गया, सो पी ऑर्बिटल हो गया ना। अभी देखो इन दोनों में क्या है, यहाँ पर क्या है, हाफ फील्ड है, यहाँ पर ये हाफ फील्ड है, और यहाँ पे इनकम्प्लीटली फील्ड, यहाँ पे हाफ फील्ड नहीं है। सो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर कोई ऑर्बिटल हाफ फील्ड रहता है उस वो ज़्यादा स्टेबल होता है इस एज कम्पेयर टू इनकम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स। दैट्स वाई द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाफ फील्ड ऑर्बिटल इज मोर देन दैट ऑफ इनकम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल। तो कॉन्सेप्ट इज amount of energy required to remove the electrons from half filled or completely filled orbital is more than otherwise। ठीक है दोस्तों,
P3 is more stable than P4, P5 is less stable than P6। बहुत सिंपल है ना। चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट, दूसरे फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर, दूसरे फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर चलते हैं। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन। सो फ्रेंड्स, लेट्स start with next chemical property. Next chemical property is electron gain enthalpy। ये क्या, पहले डेफिनेशन देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, आयनाइजेशन एनर्जी में कहते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही थी। इसमें बोल रहा है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। रिलीज का क्या मतलब है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज बोल रहे अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when the electron is added to a isolated atomic species। अभी आप इतना तो समझ गए होंगे ना, आइसोलेटेड वर्ड जहाँ आ गया इसका मतलब कोई अलग से फोर्स वहाँ पे काम नहीं कर रहा, मतलब गैसियस स्टेट की बात की जा रही है। इन जनरल गैसियस स्टेट को आइसोलेटेड से भी ट्रीट कर सकते। एक्स है, इलेक्ट्रॉन ऐड किया आपने, कन्वर्ट कर दिया आपने एक्स माइनस में, दिस इज या आयनाइजेशन एनर्जी। सिंस एनर्जी रिलीज होती है सो डेल्टा एच इज नेगेटिव क्वांटिटी। सिंस ये एक तरीके का एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, दिस इज योर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, सेम कॉन्सेप्ट है, सब कुछ सेम है। अभी हम लोग देखते हैं कि भाई वेरिएशन किस तरीके से अलॉन्ग द पीरियड और अलॉन्ग द ग्रुप। अभी क्या है ये थोड़ा आप समझो लॉजिक। आपने क्या करा, आपके पास एक एलिमेंट था, आपने उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद जो एनर्जी रिलीज हुई उसको आपने बोला इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। अभी बोल रहे हो आप, अगर वो जो मैंने एक्स माइनस बनाया, वो एक्स माइनस में जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया है, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो आपने ऐड किया है उसको न्यूक्लियस को अट्रैक्ट भी करना चाहिए। इसका मतलब अगर मेरा जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तभी इलेक्ट्रॉन ऐड करना पॉसिबल है। सो अलॉन्ग द पीरियड क्या हो रहा है आपका, जेड इफेक्टिव तो बढ़ रहा है भाई, बढ़ रहा है, एटॉमिक रेडियाई कम हो रहा है भाई। इसका क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगी वो और नेगेटिव होगी। सो अलॉन्ग द पीरियड इलेक्ट्रॉन gain enthalpy becomes more negative because your effective nuclear charge is increasing. Top to bottom effective nuclear charge is decreasing, size is increasing. That's why adding the electron in the outermost orbital of the atom becomes more and more difficult because effective is decreasing. So top to bottom electron gain enthalpy become less negative। ठीक है, अब समझ गए ये। फॉर एग्जाम्पल अभी देखते हैं थोड़ा, बोल रहा है आपने कोई एटम एक्स लिया, उसको बनाया एक्स प्लस, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके, एक्स प्लस को बनाया एक्स डबल प्लस, एक और इलेक्ट्रॉन रिलीज करके, एक्स डबल प्लस को बनाया आपने एक्स ट्रिपल प्लस। दिस इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। अब आप एक चीज़ बताओ, फर्स्ट टू सेकेंड टू थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी? फर्स्ट सेकेंड में अगर जाना है आपको, सो यू नीड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, दैट इज कैटायन। Cations are having more effective nuclear charge as compared to parent atom because X प्लस में प्रोटॉन बढ़ गया है, इलेक्ट्रॉन कम हो गया, मतलब न्यूक्लियस और खींच के बैठा है उसको। इसका मतलब उसका साइज और छोटा हो गया, आप फिर निकालना चाह रहे हो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को। दैट्स वाई यू नीड टू सप्लाई मोर एनर्जी। दैट्स वाई सक्सेसिवली रिमूविंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन
successive removal of electron from the valence shell becomes difficult. इसका मतलब थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट इज लेस देन आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड विच फर्दर लेस आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड. कभी कोई 3-3 4-4 गुना का डिफरेंस आ जाता है. सेम इज ट्रू फॉर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑल्सो. एक्स नहीं लिखते हैं. ए था माइनस बनाया, ए माइनस बना दिया. ए माइनस में एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया, ए 2 माइनस बना दिया. It become very easy to add the electron in its already negatively state. Negatively state का मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना और ईजी है और डिफिकल्ट है. ये थोड़ा कॉन्ट्रावर्शियल चीज़ है. दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट सेकेंड नहीं होता है. वैसे तो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज में उसमें इफेक्टिव नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है, उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया है. ए से ए माइनस जब बना तो ए माइनस का साइज ए से काफ़ी बड़ा होगा क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया है. आप फर्दर इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, सो एनर्जी उसकी और कम होगी. सो आप जब इस वाले रिएक्शन में आओगे, सो एनर्जी इसका सपोज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकेंड. So first electron gain enthalpy is more negative as compared to second electron gain enthalpy. Why? Because the addition of the electron in already negatively charged species is become very very difficult because of the very very low effective nuclear charge. ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बना हुआ है और आप फर्दर ऐड करोगे तो कैसे काम बनेगा, ये आप समझ गए. अच्छा, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ लो फिर वो वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे. एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. Electronegativity, the term electronegativity arises when the atom forms a molecule. So tendency to attract the electron pair in a molecule. टेंडेंसी ऑफ एटम मतलब आपका कोई एटम है, उसने एक बॉन्ड बनाया है, उस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी होती है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर इन अ मॉलिक्यूल में बॉन्ड इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अच्छा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ये बता दिया था ना किस तरीके से, हाँ ये बता दिया था. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे होती है, ये भी सेम तरीका है. ये भी सेम है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन कर सकते हो आप, ये भी टॉप टू बॉटम. और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को पॉलिंग ने डिफाइन किया है, अल्स्टेड एंड रॉचो ने एक्सप्लेन किया है, मुलिकन ने एक्सप्लेन किया हुआ है. हम लोग को एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं देखनी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इंक्रीजिंग अलॉन्ग द पीरियड एंड डिक्रीजिंग टॉप टू बॉटम. सो अगर ये हो रहा है, सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन है हमारे पास, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. दीज आर द वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स. इससे पहले कौन रहते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, उसके बाद नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ, ये सब है. ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट उठ के आता है कि फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन atom, the highest electronegative element in the periodic table, having electronegativity of 4. Fluorine atom being the most electronegative element, but electron gain enthalpy of fluorine is less
एज कम्पेयर टू क्लोरीन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, इवन क्लोरीन से ज़्यादा है, बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन की कम है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर फॉर्मिंग फ्लोरीन, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद फ्लोरीन माइनस, क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद क्लोरीन माइनस, सो यहाँ पे जो डेल्टा एच, सॉरी, यहाँ पे जो डेल्टा एच होगा वो लेस नेगेटिव होगा एज कम्पेयर टू डेल्टा एच ऑफ दिस, मोर नेगेटिव। सिंपल से बात है, क्लोरीन को क्लोरीन माइनस बनाना इजी है, फ्लोरीन को फ्लोरीन माइनस बनाना टफ है। क्या रीज़न है, चलिए देखते हैं। फ्लोरीन जो है वो अपने पीरियड में सबसे छोटा एलिमेंट है, बीइंग द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन इट्स पीरियड। इफ यू आर एडिंग द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज वेरी वेरी लो, बहुत ही लो है। फ्लोरीन में अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके एफ माइनस करने की कोशिश करी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत कम है, जो इलेक्ट्रॉन आएगा और जो ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन में उसमें एक रिपल्शन काम करेगा। ऑलरेडी स्मॉल है, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, बाहर से इलेक्ट्रॉन ला रहे हो तो जो ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है और जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा उसमें एक रिपल्शन काम करेगा। क्यों काम करेगा, क्योंकि उसका साइज ही छोटा है। दैट्स वाई एडिंग द इलेक्ट्रॉन इन द फ्लोरीन एटम बिकम्स मोर डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू क्लोरीन। क्लोरीन में क्या होगा, बीइंग लार्जर इनसाइड एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, दैट्स वाई एडिंग द इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन बिकम ईजियर एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। So smaller size is the reason। ठीक है दोस्तों। Now let's proceed to another very important property। इलेक्ट्रोनेगेटिव समझ गया ना। Another very important property called metallic properties। मेटालिक प्रॉपर्टीज, मेटल्स किसे बोलते हैं? जनरली दो तरीके के प्रॉपर्टीज है, एक मेटालिक प्रॉपर्टी, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज। मेटालिक प्रॉपर्टी मतलब द टेंडेंसी ऑफ द एटम टू रिलीज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म ए कैटायंस। नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी मतलब जिनका इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके एनायन बनाने की टेंडेंसी होती है, वो नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज होते हैं। सो मेटालिक प्रॉपर्टी आपका, आपने देख लिया कि मेटालिक प्रॉपर्टी होने के लिए लो आयनाइजेशन एनर्जी होना चाहिए। सो जो आपके लेफ्ट पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट वाला पोर्शन है वो मोस्टली आपका मेटल्स होते हैं, और जो राइट वाला पोर्शन है वो मोस्टली आपका नॉन मेटल्स होते हैं। जो बीच में थोड़ा बहुत रह गया उनमें से कुछ आते हैं सेमी मेटल्स, वर्ड उनके लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो 70% ऑफ द पीरियोडिक टेबल, द एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर metals in nature। Metallic property is also related with your electropositive character। Metallic properties are also related with electropositive character। ठीक है दोस्तों, अब आप एक्सप्लेन करो कि भाई जो फर्स्ट लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, इसमें मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है या कम हो रहा है? टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है या कम हो रहा है? टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है, मीनिंग्स द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम वेरी इजी, सो मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीजिंग। मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीजिंग अलॉन्ग द पीरियड। क्या हो रहा है? लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उसमें क्या हो रहा है? आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है, मतलब रिमूवल ऑफ द आयनाइजेशन इंक्रीज हो रही है बिकॉज इफेक्टिव चार्ज बढ़ रहा है। सो रिमूवल इलेक्ट्रॉन बिकम मोर एंड मोर डिफिकल्ट, सो मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीजेस। सो अलॉन्ग द पीरियड मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीजेस, टॉप टू बॉटम मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीजेस। ठीक है दोस्तों। अच्छा, सो लिथियम से लिथियम प्लस बनाना बहुत इजी है, सोडियम से सोडियम प्लस बनाना और भी ज़्यादा इजी है, क्लोरीन से क्लोरीन प्लस बनाना इम्पॉसिबल है, बट क्लोरीन से क्लोरीन नेगेटिव बनाना बहुत इजी है बिकॉज ऑफ लिमिटिंग एंथैल्पी टर्म। ठीक है दोस्तों, अभी आप देखो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करंट ही मेटालिक प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी देखो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो हमारे मेटल हाइड्राइड्स होते हैं और मेटल हाइड्रोक्साइड्स होते हैं,
मेटल हाइड्राइड्स फॉर एग्जांपल लिथियम हाइड्राइड, मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड. जनरली द हाइड्राइड्स, ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर. ये आप याद कर लो. क्यों? मैं अरे भाई याद ऐसे नहीं करना है, अभी हम आपको एक्सप्लेन भी करेंगे. सो मेटल हाइड्राइड्स, हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर बिकॉज व्हेन यू आर डिजॉल्व, बिकॉज मेटल की एक ही प्रॉपर्टी है, खुद पॉजिटिव कैरेक्टर ले लो, मेरे से सारे ले जाओ, खुद पॉजिटिव कैरेक्टर बना लो, बस सबको दे दो. वो इतना अमीर है, सबको इलेक्ट्रॉन देता फिरता है, खुद पॉजिटिव बना लो. अगर आपने लिथियम हाइड्राइड को पानी में डिजॉल्व करा तो क्या बनेगा? एलाइट प्लस, एल आई प्लस बन जाएगा, प्लस ओ एच माइनस आ जाएगा. सिंपल ना. ओ एच माइनस रिलीज हो रहा है पानी में, मतलब क्या? बेसिक प्रॉपर्टी हो गया. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लो, कैल्शियम की क्या टेंडेंसी है? Ca2 प्लस बना दो भाई, बाकी दुनिया बाहर में जाए. सो हाइड्राइड्स, ऑक्साइड्स लिख देते हैं आप लोगों के लिए. हाइड्राइड्स, ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स of metal are basic in nature or their aqueous solution is alkaline. ऑक्साइड का एग्जाम्पल एक्सप्लेन नहीं किया क्या? कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डिजोल्व करोगे क्या बनेगा? सबसे पहले कैल्शियम 2 प्लस बनाओ, प्लस 2OH माइनस, क्योंकि यही टेंडेंसी होती है कैल्शियम की बनने की. अब अगर आपको कोई बोले कि भाई हाइड्राइड्स, मेटल हाइड्राइड्स ले लो और उसको अलॉन्ग द पीरियड सजाओ, बेसिसिटी के हिसाब से कैसे समझोगे? सिंपल है यार. मेटलिक प्रॉपर्टीज क्या हो रही है? मेटलिक प्रॉपर्टीज डिक्रीज हो रही है ना. सो बेसिसिटी ऑफ द हाइड्राइड्स अलॉन्ग द पीरियड विल डिक्रीज एंड बेसिसिटी ऑफ द हाइड्राइड्स अलॉन्ग द ग्रुप विल इंक्रीज बिकॉज मेटलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है. क्योंकि जो हाइड्राइड और हाइड्राइड्स या ऑक्साइड्स की जो बेसिक प्रॉपर्टीज है वो एक्चुअली उसके मेटल होने की प्रॉपर्टी के बाद बराबर है. ठीक है. नाउ सेम इज ट्रू फॉर नॉन मेटल्स. देखते हैं. हाइड्राइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर. सो दो एसिडिक इन नेचर, दो इंपॉर्टेंट चीज मैंने आप लोगों को बताया यहां पर. एग्जाम्पल HF, non-metals have the property to form the anion. जो नॉन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, सल्फर, पोलोनियम, नाइट्रोजन, आर्सेनिक, अमोनियम, ये सब का क्या टारगेट है? इतना हो सके अनायन बना, खुद नेगेटिव चार्ज आओ. वो इतना भूखा होता है, वो इलेक्ट्रॉन खींचता है बस अपनी तरफ. ये क्या करेगा? H प्लस प्लस F माइनस. H प्लस सिस्टम में आ गया मतलब एसिडिक हो गया. पानी में H प्लस आना मतलब एसिडिक हो जाना. HClO4, ठीक है, सिस्टम में जाएगा. अच्छा HClO4 नहीं समझाते हैं, एसिडिक. Cl2O7 क्लोरीन का ऑक्साइड है, पानी में डिजॉल्व करोगे Cl माइनस प्लस ह्यूज अमाउंट ऑफ H3O प्लस विल रिलीज. बिकॉज क्लोरीन की टेंडेंसी वो चुपचाप Cl माइनस बना दे मेरे को, बाकी दुनिया तुम देख लो हिसाब से जो भी है. ठीक है, समझ गए आप? अलॉन्ग द पीरियड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ रहा है, इसका मतलब नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी का एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ रहा है. ठीक है. HClO2, HClO3, HClO4, these are the hydroxides of chlorine. These all are acidic in nature. जब मैं आप लोगों को एसिड बेस पढ़ाऊंगा इनऑर्गेनिक का, तब आप लोगों को मैं ये सब इन डिटेल डिस्कस करूंगा. सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही. अब हम लोग मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज का पीरियोडिक फंक्शन. चलिए, थैंक यू.